हेलो दोस्तों, मैं चंद्रेश कुमार आज एक एनसीईआरटी की नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ज्योग्राफी क्लास 12th की एनसीईआरटी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे और ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा और धीरे धीरे हम बाकी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की बाकी क्लास की एनसीईआरटी भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक का अध्याय पहला लेंगे और शुरू करते हैं भगवान जी का नाम लेके। उम्मीद है हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और उम्मीद नहीं, पक्का कंटिन्यू रहेगी और आगे काफ़ी दूर तक हम जाएंगे। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो हम भी बूंद बूंद भरते चलें और सागर बनाते चलें। जय भारत, जय हिंद। शुरू करते हैं। अध्याय पहला, इसका नाम है जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संगठन। इस अध्याय में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वृद्धि और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या होती क्या है? पहले तो इस शब्द का हम संधि विच्छेद करें। जन यानी लोग, संख्या यानी उनकी गणना। लोगों की, जो लोग हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने हैं, उनका वितरण का अध्ययन, उनके घनत्व, वृद्धि, संगठन का अध्ययन, ये सब इस जनसंख्या के पाठ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं शुरू। अब देखो, ये एनसीईआरटी है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा कि मैं ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, मैंने इसमें हाईलाइट्स कर दिए हैं। आप चाहे तो इसको एक कॉपी में लिख के नोट्स बना सकते हैं, या फिर एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप नोट्स बना लीजिएगा। अब मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, मेरा तो इसमें पढ़ा हुआ है पाठ, तो मैं तो आपको हाईलाइट चीज़ें पढ़ाऊँगा और इससे भी अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप खुद से ज़रूर ये पाठ पढ़िएगा, क्योंकि जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा ना। तो खुद भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मेरा आप तरीका देख लीजिए इस वीडियो में, और कोई भी आपको किंतु परंतु हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर नहीं, ये तरीका नहीं, थोड़ा इस तरीके से अपनाइए, या फिर थोड़े आप ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आप मुझे बताते रहिएगा, मैं इम्प्रूवमेंट करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या लिखता है कि लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या, जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनता बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। देखो दोस्तों, ये क्या कहता है कि कोई भी क्षेत्र है ना, जो लोग होते हैं ना, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं कि लोगों को एक संसाधन के तौर पे कंसिडर किया जाता है। संसाधन के तौर पे कैसे? क्योंकि लोगों के पास जो स्किल होती है वो काबिल तारीफ़ होती है। मतलब लोग अपने आप में एक संसाधन है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग किसी देश के बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। लोग किसी देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे अब चाइना की बात ले लो। चाइना में लेबर इतनी सस्ती क्यों है? क्योंकि उनके जो लेबरर्स हैं, जो वहाँ मज़दूर हैं, उनका स्किल बहुत अच्छा है भारत के मुकाबले। ये हमें सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा है। तो जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, उनके कौशल में वृद्धि नहीं करेंगे, तो देश ऊपर जा ही नहीं सकता। इसलिए ये कह रहा है कि लोग किसी देश की अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी लाइन कहता है कि भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व का दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आज 2022 चल रहा है, यानी आज से लगभग 11 साल पहले। आज अगर देखें तो कुछ रिपोर्ट्स तो बताती है भारत चीन को भी पीछे छोड़ के 130, पता नहीं 35 करोड़ की जनसंख्या के साथ आगे निकल चुका है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है भारत। और एक फैक्ट तो देखो कितना इंटरेस्टिंग दे रखा है कि उत्तर अमेरिका, यदि भारत एक देश है, उत्तर अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया तीसरा कॉन्टिनेंट है। यानी 3 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी अकेले देश भारत में रहती है। तो भारत चाहे अर्श से फर्श, उल्टा बोल गया, सॉरी, फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है।
कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ यार, समझा करो। चलो ठीक है, आगे करते हैं। प्राय ये तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। देखो, ये कंसिडर करने का तरीका होता है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भारत के पास इतने संसाधन नहीं है कि उनका पालन पोषण कर सके, लेकिन एक सोचने का तरीका पॉजिटिव भी होता है कि भारत की जनसंख्या का हम फ़ायदा उठाएं ना। अब भारत के लोग प्रवास करके अमेरिका तक जा रहे हैं और वहाँ की कंपनियों के CEO तक बन रहे हैं। क्या वो कंपनियाँ भारत में नहीं खुल सकती क्या? भारत के लोग इतनी तरक्की नहीं कर सकते क्या? आप सोचो, 130 करोड़ आबादी वाला देश अमेरिका की जनसंख्या तो हमारी यूपी से भी कम है। वो इतनी तरक्की कर रहा है। जब हमारे 130 करोड़ लोग तरक्की करने पे आ जाएं तो अमेरिका कहाँ रह जाएगा? हम कर बहुत कुछ सकते हैं, बस हमें अपने आप को देखना है। हमेशा हर एक चीज़ पॉजिटिव वे में लेनी है। तो चलो आगे करते हैं, बीच बीच में मोटिवेशन भी होना चाहिए। इस अध्याय में भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में विवेचना करेंगे। हम आगे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अब देखो, ये कहता है जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत क्या हैं। भैया, जनसंख्या हम कैसे गणना करते हैं? तो कहता है कि हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी। मतलब हमारे क्या देश में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना की जाती है और उसके आधार पे जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या का प्रतिरूप क्या है, ये सब का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है और 1872 में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना, हर एक भाग की जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। ये एक फैक्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। ठीक है बच्चों। अब ठीक है, पहला टॉपिक आता है हमारा जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या के वितरण में हम देखो क्या देखेंगे, चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए और इस पर चित्र हम देखते हैं अगले पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, पहले हम हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप अत्यधिक असम है। देखो, इस लाइन में बहुत ही बड़ा मतलब छुपा है। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का वितरण जो है ना, अब जनसंख्या के वितरण से आप क्या समझते हैं? पहले ये बात देखो, जनसंख्या के वितरण यानी जनसंख्या किस हिसाब से बंटी हुई है, कौन से क्षेत्र पे कैसे कितने कैसे लोग रह रहे हैं, उनका मतलब वो धर्म के आधार पर किस प्रकार से बटे हुए हैं, वो जाति के आधार पर किस प्रकार से बटे हुए हैं। सिर्फ धर्म जाति नहीं, बहुत फैक्टर होते हैं कि लोगों को वितरण किस प्रकार से है। हम उस धर्म के आधार पर भी देख सकते हैं, जाति के आधार पर भी देख सकते हैं, उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस हिसाब से लोगों के वितरण का अध्ययन करना, जनसंख्या का वितरण, ये देखेंगे। ठीक है, हम इसमें अब देखो, इसमें ये क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है और इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और उसके पश्चात जो स्थान आता है वो महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा था ना मैप आएगा, मानचित्र, तो ये देखो मैप, ये जनसंख्या वितरण 2011 के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया मैप है। ठीक है, इसमें देखो छोटे छोटे डॉट्स दे रखे हैं। अब देखो, इसमें ये जो पैमाना दे रखा है कि एक बिंदु है ना, वो 2 लाख व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। एक बिंदु 2 लाख व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो ये देखो, ये 2 मिनट में पेन लेता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। ये देखो, ये वाला एरिया देख रहे हो आप, मैं पेन से लेके जाता हूँ, ये वाला एरिया कुछ पता लग रहा है इस एरिया से आपको? यहाँ पे देखो, ये नेपाल हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की यहाँ पे डॉट जो हैं ये इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि ये सघनतम बसा हुआ एरिया है। और सघनतम बसा हुआ एरिया क्यों है? क्योंकि ये दोस्तों, ये मैदानी एरिया है।
गंगा का मैदान आपने पढ़ रखा है ना, तो गंगा का मैदान एरिया यानी अच्छा कृषि प्रदेश है। कृषि प्रदेश है तो फसलें अच्छी होती हैं, फसलें अच्छी होती हैं तो लोग भी अधिक हैं। तो देखो भौगोलिक फैक्टर जो होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि जनसंख्या कैसी रहेगी हमारे यहाँ। मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का वर्षा कैसे होती है, वहाँ ज़मीन खेती योग्य है कि नहीं है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये डिसाइड करती हैं कि जनसंख्या कैसी रहेगी। वहाँ पानी की उपलब्धता है कि नहीं है ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब इसी में देखो आगे देखो, ये तो राजस्थान वाला एरिया देखो। राजस्थान वाले एरिया में तो देखो डोर कितनी दूर है एक दूसरे से, क्योंकि ये रेगिस्तानी एरिया है। अब हिमालय वाला एरिया देख लो आप, ये जो ऊपर हिमालय वाला एरिया नहीं देखा, ये 2 मिनट, ये देखो ये एरिया देखो आप, यहाँ पर डॉट एक दूसरे से कितनी दूर है। ये उत्तरी पूर्वी भारत देखो आप, डॉट एक दूसरे से यहाँ पर बहुत दूर है, क्योंकि हिमालय वाला एरिया, यहाँ लोग रहते ही नहीं है। लोगों को यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते लोग, इतनी बर्फ़ वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे कौन रहता है भाई। अब मैदानी एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर देखो डॉट पास पास है। तो मोटा मोटा हमें यही समझने को मिलता है कि भाई जहाँ पे रहने के लायक परिस्थितियाँ हैं वहीं पर तो जनसंख्या अधिक होगी, वहीं पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। अब देखो नीचे के देखो, नीचे ये देखो केरल की साइड वाला एरिया देखो आप, केरल की साइड वाला एरिया, ये एरिया देखो, यहाँ पे देखो डॉट पास पास है। ये डेल्टाई प्रदेश देखो, ये कृष्णा कावेरी का डेल्टा प्रदेश देखो, यहाँ पे देखो डॉट एकदम पास पास आ गए, ठीक है। ये देखो ये डेल्टा प्रदेश देखो, सुंदरबन डेल्टा वाला प्रदेश देखो, यहाँ पे देखो डॉट पास पास है ना। तो यहाँ पर क्या है कि रहने लायक परिस्थितियाँ हैं, खेती वगैरह अच्छी होती है, जलवायु अच्छी है, तो यहाँ पे लोग अधिक हैं। अब ये देखो आप मध्य भारत का जो है ना, मध्य भारत का ये पठारी एरिया देखो आप, यहाँ पे कम है ना, डॉट एक दूसरे से दूर है, मतलब यहाँ पे रहने में लोगों को तकलीफ़ होती है, तो यहाँ पे दूर दूर हैं ये डॉट्स। तो कुल मिला के हमें यही पता लगता है कि जहाँ पे रहने लायक परिस्थितियाँ अच्छी हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है, ठीक है। और ये मैप जो है ये जनसंख्या का वितरण ही दर्शाता है, ठीक है। अब देखो आगे हम देखते हैं। ये कह रहा है कि तालिका परिशिष्ट कैसे जांच कीजिए। ये परिशिष्ट जो है ना हमारे, ये जो जियोग्राफी की बुक है ना, इसके पेज नंबर 144 लास्ट में 2011 की जनगणना के अनुसार एक तालिका दी हुई है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जाइएगा 144 नंबर पेज खोलिएगा और देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ उसको सीधा, ठीक है। अब इसमें कहता है कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या को मिलाकर कुल जनसंख्या का जो है ना 76% भाग बनता है। यानी देखो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुल 8-9 राज्य हो गए, और इनको मिलाकर कुल देश की जनसंख्या का 76% भाग बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहने लायक परिस्थितियाँ हैं। अब देखो जम्मू कश्मीर में देश की जनसंख्या का सिर्फ 1% जनसंख्या रहती है पूरे देश की, क्यों? क्योंकि वो हिमालय वाला एरिया है। अरुणाचल प्रदेश देखो सिर्फ 0.84% है, 1% भी पूरा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हिमालय वाला एरिया है। उत्तराखंड देखो वहाँ पर भी 1% लोग नहीं रहते पूरी जनसंख्या का। तो जहाँ पर रहने लायक परिस्थितियाँ अधिक, वहाँ पर लोग अधिक बसेंगे। अब यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर तकलीफ़ होती है लोगों को रहने में, तो यहाँ कम रहते हैं लोग, सीधी सी बात। अब देखो भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। इस लाइन से आप क्या समझे? भारत में जनसंख्या का जो असम वितरण है क्यों है? क्योंकि अब देखो असम वितरण है ना, इससे हमें एक संबंध पता लगेगा कि लोगों का उस क्षेत्र से भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक क्या कारण है कि वो वहाँ पे असम वितरण है लोगों का, ये सब हमें पता लगता है, ठीक है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, अब भौतिक कारकों की बात करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स जो हैं, ठीक है। ये स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। यानी उस प्रदेश का भूविन्यास कैसा है, वो हिली एरिया है, वो
पठारी एरिया है, वो डेल्टा वाला एरिया है, वो तटीय एरिया है, वो मैदानी एरिया है, इस पर वहाँ की जनसंख्या का वितरण डिपेंड करेगा। वहाँ पर जल की उपलब्धता है या नहीं है, ये जनसंख्या का वितरण इस कारण से भी वहाँ पर डिपेंड करेगा। और जलवायु वहाँ की अच्छी है, वर्षा होती है या रेगिस्तानी एरिया है, ये सब फैक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं तथा तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात जो है वो दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तरी पश्चिमी के कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। ये कह रहा है कि भारत के जो मैदानी एरिया हैं, जो डेल्टाई एरिया हैं, जो तटीय मैदान है, यहाँ पर रहने लायक परिस्थितियाँ थोड़ी सुगम हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। लेकिन जहाँ मध्य भारत वाला जो एरिया हो गया या फिर हिमालय वाला एरिया हो गया, उत्तरी पूर्वी भारत का एरिया हो गया, पश्चिम के कुछ राज्य हो गए, यहाँ पे रहने लायक परिस्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है। लेकिन फिर भी आजकल जो क्या है कि सिंचाई का विकास हो गया। जैसे राजस्थान का उदाहरण ले लो आप। अब राजस्थान में क्या है, एक आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी कैनाल है, वो पंजाब में एक हरी का पत्थर करके ब्रिज है जहाँ पर सतलुज और ब्यास नदी का संगम होता है। वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ एक ज़िला है जो उत्तरी राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से प्रवेश करती है और आगे जाके बीकानेर, जैसलमेर तक जाती है। और वो जो रेगिस्तानी एरिया है ना, वहाँ तो काया पलटी हो गया। वहाँ तो मतलब हरियाली भी, मतलब ऐसे फसलों की खेती होने लगी है जो रेगिस्तान में संभव नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है कि जैसे जैसे नहर निकाली, वहाँ परिवर्तन हुआ, तो वहाँ का जो जनसंख्या पहले विरल थी, अब वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होने लग गया। अब देखो दूसरा उदाहरण देता है झारखंड का, जिसमें खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता है। अब मेरी बात सुनो, खनिज और ऊर्जा संसाधन वहाँ पाए जाते हैं। अब पाए जाते हैं तो वहाँ के ये संसाधनों के कारण वहाँ के आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी, जिसके कारण लोगों को रोज़गार मिलेगा, फैक्ट्रियों में उनको नौकरियाँ मिलेंगी, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने लग जाएगा। अब जैसे प्रायद्वीपीय राज्य हो गए हमारे, वहाँ पर परिवहन जाल का विकास होगा, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाएगा। मतलब कोई भी क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या विरल है, वहाँ पर अगर विकास कार्य किए जाएं तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। इसी कारण से तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में लोगों को प्रवास होता है। लोग क्यों जाते हैं नगरीय क्षेत्रों में? इसलिए जाते हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा, हमें वहाँ पर हमारे स्किल्स को और भी आगे ले जाने के मौके मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब संभव हो नहीं पाता है, तो जिसके कारण विकास से भी जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूपण, परिवहन जल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। ये वही बात होगी कि कृषि का अगर विकास होता है, कृषि का विकास मेनली मैदानी क्षेत्रों में होता है और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या तो अधिक पाया जाता है। अब मानव बस्ती का प्रतिरूप ये भी निर्धारण करता है कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का होगा। परिवहन जल तंत्र का विस्तार, हमने प्रायद्वीपीय राज्यों का उदाहरण देखा ही था। औद्योगिकरण, नगरीकरण हमने देखा है, झारखंड का उदाहरण देख लिया। नगरीकरण जितना अधिक होगा वहाँ पर जनसंख्या उतनी ज़्यादा जाएगी, प्रवास वहाँ पर उतना अधिक होगा। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। कि नदीय मैदानों में क्योंकि वहाँ पे मैदान हैं तो वहाँ पे खेती अच्छी होती है, जिसके कारण लोग वहाँ अधिक जाते हैं। तटीय मैदानों में भी वर्षा वगैरह अच्छी होती है तो वहाँ खेती अधिक होती है, वहाँ पर फसलें वगैरह ईजिली उगाई जा सकती हैं, तो इस कारण वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी उच्च पाया जाता है। ठीक है। यदि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है, फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या सांद्रण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर के नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। ये कुछ उदाहरण दे दिए इसने शहरों के, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, उदयपुर,
उदयपुर क्या जयपुर, यहाँ पर यहाँ का विकास अच्छा है तो यहाँ पर भी जनसंख्या का जो घनत्व है वो उच्च पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने जनसंख्या के वितरण को देखा, इसको जो प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं वो देखे हमने, आर्थिक कारक देखे, सामाजिक कारक देखे हमने, ऐतिहासिक कारक देखे हमने, जलवायु कारक देखे हमने, भौतिक कारक देखे। ये सब कारक जो है ना जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम जनसंख्या वितरण ही देखेंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि वीडियो की ड्यूरेशन कितनी रखी जाए, 20 मिनट बहुत हैं, 10 मिनट बहुत हैं, आधे घंटे की रखी जाए, 1 घंटे की रखी जाए। ठीक है, अभी तो मेरी पहली वीडियो है, धीरे धीरे आप जैसे रिस्पॉन्स करेंगे वैसा हमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।